चलिए तो आज हम करते हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन हम इसको एक कहानी, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग वे में। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में इस लेसन में बताया गया है। आप समझ लीजिए, फ्रांस एक, जैसे पहले राजा महाराजा नहीं होते, ऐसे ही फ्रांस जो है एक देश है और उसमें राजा महाराजा का शासन था। तो कैसे लोगों ने उसके लोग खिलाफ हो गए, कैसे उसको फांसी की सज़ा दी गई और किस तरीके से उसका विरोध किया गया, कैसे लोगों ने क्रांति की, क्या उथल पुथल देश में आई। और उसके बाद, उस उथल पुथल के बाद जब क्रांति को सफलता मिली, फ्रांस में जब क्रांति को सफलता मिली, राजा का अंत हो गया। जो राजतंत्र था, राजतंत्र का मतलब होता है जो राजा, जब जहाँ शासन का प्रमुख राजा होता है, तो किस प्रकार उसका विनाश होने के बाद जो शासन बना, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया और किस तरीके से एक नए जीवन की शुरुआत की गई। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। इसमें जो मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, वो मैंने अंडरलाइन किया है। उसको तो मैं एक्सप्लेन करूँगी ही। उसके अलावा जो ये लेसन आपको बीच में जो मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा है, उसको भी मैं रीडिंग करूँगी और अच्छे से आपको समझाऊंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। 14 जुलाई 1789 की सुबह, ये देखिए 14 जुलाई 1789। 1789 जो है, ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में, पेरिस जो है वो फ्रांस का एक शहर है, उसमें आतंक का माहौल था। आतंक मतलब होता है डर का माहौल था। दोबारा देखिए, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। इसका मतलब क्या हुआ कि जुलाई 1789 ईस्वी में पेरिस, जो फ्रांस का ही एक शहर था, वहाँ पे लोगों में डर का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अब देखिए, डर क्यों था लोगों के मन में, क्योंकि वहाँ पर जो सम्राट मतलब जैसे फ्रांस का राजा, तो उस समय जो सम्राट का शासन चलता था फ्रांस में, उसने क्या किया था, उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह थी कि, अफवाह का मतलब होता है कि जैसे कोई झूठी बात होती है और चारों तरफ पहले ही फैल जाती है। तो अफवाह थी, सुनने में क्या आ रहा था उस समय कि वह सेना को नागरिकों पर गोले चलाने का आदेश देने वाला है। अब देखिए, लोगों में डर क्यों था, क्योंकि लोगों ने ये सुना कि जो सम्राट है उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया है। और सेना क्या करती है, सेना क्या करेगी, उस शहर में घुस के वो लोगों पे गोलियां चला देगी। लोग डरे हुए थे। लगभग 7000 मर्द तथा औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। टाउन हॉल एक जगह है, वहाँ पर कम से कम 7000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनमें डर था कि जो सम्राट है उसने सेना को आदेश दिया है शहर में घुसने का, और जो सेना है वो शहर में घुसकर हम लोगों को गोली से उड़ा देगी। तो लोग डरे हुए थे, और जब लोगों में डर ज़्यादा होता है तो वो कोई ना कोई समाधान भी सोचते हैं अपने डर को निकालने के लिए कि भाई अब हमें तो वही है, गोली का आदेश दे दिया है सेना ने हमारे ऊपर गोलियां चलाने का, तो हम अपनी रक्षा कैसे करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में 7000 लोग एक टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या फैसला किया कि वो जन सेना, मतलब होता अपने ही जो आम नागरिक थे ना, फ्रांस के रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या फैसला किया कि वो एक जन सेना, सारे लोग मिलकर एक जन सेना का गठन करेंगे, मतलब उसको निर्माण करेंगे, उसको बनाएंगे। हथियारों की खोज में भी बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करके। अब देखिए, अब लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो सब मिलके अपनी एक अलग से सेना बनाएंगे, जिसपे सम्राट का कोई अधिकार नहीं होगा। लोगों की रजामंदी से वो सेना बनेगी अपनी रक्षा करने के लिए। अब जब लोगों ने ये फैसला लिया, तो सेना बनने के बाद उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो हथियार उनको कहाँ से मिलेंगे, उन्होंने हथियारों की खोज कहाँ से की, बहुत सारे जो सरकारी भवन थे, जो सरकारी इमारतें थी, उनमें वो जबरदस्ती घुस गए, क्योंकि जहाँ पर सरकारी भवन होंगे, सरकारी बिल्डिंग वगैरह होगी, हथियार तो वहीं मिलने की उम्मीद थी उनको। एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1789 ईस्वी ये जो डेट है, ये इस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो कई बार पूछा जाता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। अब उस समय फ्रांस में माहौल किस प्रकार का था, क्रांति का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो विरोध क्यों करेंगे जब हम कोई चीज, हमारे देश में कुछ हो रहा है, हम उससे ना खुश है, तभी तो करते ना। या किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है तो क्या होता है, जब ये चीज बढ़ती जाती है तो लोगों में गुस्से की भावना फूट जाती है, तो तब क्रांति की शुरुआत होती है। तो फ्रांस में क्रांति तो हुई, लेकिन क्रांति हुई क्यों, उससे पहले ऐसी क्या वजह थी, या उस समय उस देश में ऐसा क्या हुआ कि क्रांति की आवश्यकता पड़ी, वो सब हम इस लेसन में जानेंगे। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई थी, और फ्रांस में एक जगह थी पेरिस, शहर था फ्रांस में। वहां पे लोगों में डर का माहौल था। डर क्यों था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि वहां का जो सम्राट था उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। और सेना को शहर में घुसने का आदेश किस वजह से दिया था कि वहां पे जो रहने वाले नागरिक हैं उन पे गोलियां चलाई जाए। ये लोगों में डर पैदा हो गया था। 7,000 के आसपास जो लोग थे वो टाउन हॉल के आगे इकट्ठे हुए। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपने एक अलग से अपनी सेना का गठन करेंगे, सब लोग मिलके। अब सेना तो बन गई, सेना को अब अपने हथियारों की आवश्यकता महसूस हुई, और उसकी खोज में वो सरकारी भवनों में जबरदस्ती प्रवेश कर गए। ये देखिए, जो ये मैंने अंडरलाइन किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, बास्टिल का किला क्या था, तो इसके बारे में देखते हैं। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। उन लोगों के समूह ने क्या किया, जिन्होंने जनसेना बनाई थी, मतलब आम नागरिकों ने ही, वो सारे पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े। और बास्टिल फ्रांस की एक बहुत फेमस जेल थी। बास्टिल किले की जेल को तोड़ा गया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो बास्टिल किले की जो जेल थी उसको तोड़ दिया। किसने तोड़ा, वो जो लोग सब इकट्ठे होकर जा रहे थे, विरोध कर रहे थे सम्राट का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको ये लगता था कि बास्टिल किले की जो जेल है वहां पे हमें हथियार मिल जाएंगे, बहुत सारे हथियार मिलेंगे। उनको ये लगता था, लेकिन वास्तव में वहां पर हथियार नहीं मिले। दोबारा बता देती हूँ। उस समय क्या हुआ कि सैकड़ों बहुत सारे लोगों का समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, और उन्होंने क्या किया, जो बास्टिल किला था उसको वहां पे तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि उनको हथियारों की आवश्यकता थी, और उनको लगता था कि उनको जो हथियार है वो वहीं पर मिलेंगे। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया। जब हथियारों की मांग पर जो ये आम नागरिक थे, इन्होंने उस पे बास्टिल के किले पर, बास्टिल की जो किले की जो जेल थी उसको तोड़ा गया। तो उनका मेन उद्देश्य ये था कि हथियार मिल जाए। हथियार तो मिले नहीं, उल्टा क्या हुआ, बेचारा जो कमांडर था उस जेल का वो मारा गया, और कैदी छुड़ा लिए गए। लोगों ने क्या किया, उसमें जो लोगों को कैद कर रखा था उनको छुड़ा लिया, और उनकी संख्या थी केवल 7 लोग थे जो वहां पर कैद कर रखे थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक, ये देखिए, निरंकुश मतलब होता है अत्याचारी, जिसपे कोई रोक टोक ना हो। तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों की घृणा के केंद्र था। घृणा का मतलब होता है नफरत, क्योंकि सम्राट निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता था, अत्याचारी था। इस वजह से जो बास्टिल का किला था वो लोग उनसे, उस किले से नफरत करते थे, क्योंकि वहां पर लोगों को जेल में डालकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको बहुत बुरे तरीके से रखा जाता था, उनके साथ बहुत बुरी यातनाएं जो है उनके साथ उसका प्रयोग किया जाता था। तो लोग जो थे वो बास्टिल का जो किला था उसको नफरत की दृष्टि से देखते थे। इसलिए किले को ढहा दिया गया, पूरा किला ढहा दिया। और उसके जो बचा कुचा सामान था, कि जब कोई इमारत को ढहा दिया जाता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा ईंट पत्थर बन जाता है। तो जो बचा कुचा सामान था उसका ढहाने के बाद उसके अवशेष को लोगों ने बाजार में बेच दिया, जिससे कि वो अपने स्मृति चिन्ह, आपने देखा ना, कई बार हम मार्केट जाते हैं, हमें कुछ एंटीक सा पीस लगता है, कुछ अलग सा, तो हम क्या करते हैं, उसको घर में सजाने के लिए ले आते हैं। तो उस समय भी क्या हुआ, क्योंकि ये एक बहुत फेमस किला था, और एक मतलब लोगों के, ये एक ऐसा किला और जेल ही था वैसे तो, लेकिन लोगों के मन में क्या था, इसके लिए बहुत नफरत की भावना थी। तो लोगों को ये था कि उसको हमेशा के लिए याद रखने के तौर पर, एक एंटीक पीस के लिए लोगों ने क्या किया, इसको जब इसके अवशेष को बाजार में बेचा गया तो लोगों ने इसको, जिनके पास पैसा था, जो अमीर लोग थे, उन्होंने इसको खरीद लिया, जिससे कि आने वाले टाइम पे वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी बता सके कि ये बास्टिल का जो जेल थी क्या थी। इसके बाद ये देखिए, अभी जो मैंने 2 पैराग्राफ आपको कराए, और दोबारा मेन बता देती हूँ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, ये इम्पोर्टेंट है। बास्टिल का जो किला है
बास्तिल किला या फिर बास्तिल का कई बार जेल शब्द भी यूज हो जाता है इसमें, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा आता है, ये देखिए जो अंडरलाइन नहीं कर रखा उसको भी मैं पढ़ के आपको समझा रही हूँ, और जो अंडरलाइन कर रखा है उसको तो करेंगे ये एक्सप्लेन, उसके अलावा हम पूरा लेसन देखेंगे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। इसी घटना के बाद पेरिस में और कई गाँव में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। ये देखिए पाव रोटी क्या होता है, फ्रांस में जैसे हमारे यहाँ पे खाना क्या होता है, चावल दाल रोटी, तो फ्रांस में क्या होता था, पाव रोटी, ब्रेड, फुली हुई ब्रेड होती है एक तरीके से। तो लोग वहाँ पर पाव रोटी जो है उसको, जैसे हमारे यहाँ पे रोटी खाते हैं तो वहाँ पे पाव रोटी का प्रचलन है, पाव रोटी खाते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि लोगों का जो उनका मेन भोजन है पाव रोटी, उसकी कीमत बढ़ गई थी। तो लोगों को गुस्सा था इस बात पे, बहुत विरोध कर रहे थे वो। बाद के इस दौर का सिंह अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति होती है, जिसका अंत फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। अब देखिए हुआ क्या, जब कोई अत्याचार समय के साथ साथ बढ़ता जाता है तो लोगों में उसके लिए गुस्सा भी बढ़ता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसका अंत ही हो जाता है। ऐसे ही उस सम्राट के साथ हुआ जिसने निरंकुश शक्ति का प्रयोग किया था, लोगों को बहुत यातनाएं दी थी, अत्याचार किया था। उसका अंत क्या हुआ, फांसी की सजा दी गई, उसको फांसी दी गई। अब देखिए फिर क्या हुआ, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसकी मेन हेडिंग है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस प्रकार व्यवस्थित था उसके बारे में हम जानेंगे। सन 1774 में, इसका मतलब क्या हुआ, 89 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उससे 4 साल पहले की बात हो रही है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर किस राजवंश का सम्राट आसीन हुआ, तो इसमें क्या आएगा, लुई 16वां। या फिर कई बार ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि जो लुई 16वां है वो फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा, तो 1774 में। सन 1774 में मतलब फ्रांसीसी क्रांति से, ये डेट ऐसे याद रहेगी आपको, ये ध्यान रखना कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, और उससे 4 साल पहले क्या हुआ था, 4 या 5 साल पहले 1774 ईस्वी में, ये देखिए 75, 76, 77, 78, 89, तो 1774 में बुर्बो राजवंश का जो लुई 16वां था फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, और इसके 5 साल के बाद, 4 या 5 साल के बाद फ्रांस में क्रांति हुई थी। उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 20 साल की थी। जब वो सम्राट बना, मतलब जब वो राजा बना, तो उसकी उम्र 20 साल की थी, और उसका जो विवाह हुआ वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था, जो इसकी पत्नी थी, वाइफ थी। राज्यारोहण मतलब होता है जब उसने सिंहासन धारण किया, जब वो राजा बना, उस समय उसका राजकोष खाली पाया गया। क्योंकि खाली क्यों पाया गया, अभी देखिए आगे बताते हैं। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण, जब लंबे समय तक किसी भी देश में, आपको पता है जब युद्ध चलता है, युद्ध में क्या होती है, मार काट होती है, लोग भी मरते हैं, धन की भी हानि होती है। उससे क्या होता है, जब फ्रांस के वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे, फ्रांस में पैसे की बहुत तंगी आ गई थी, उसके जो वित्तीय संसाधन थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। ये सब कब हुआ, जब बुर्बो राजवंश का लुई 16वां सन 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। वर्साई के विशाल महल और दरबार की शान शौकत बनाए रखने का फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासन काल में, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, फ्रांस के 13 उपनिवेश मतलब क्या हुआ, जैसे भारत है, भारत में दिल्ली हो गया या फिर यूपी, जो भी है ये राज्य होते हैं, ऐसे ही अमेरिका के जो थे वो 13 उपनिवेश, 13 राज्य, उनको फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु का मतलब होता है कि कोई मेरा भी दुश्मन है, तुम्हारा, आपका भी दुश्मन है, ठीक है, मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन है, तो वो क्या होगा, साझा शत्रु होगा। तो फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु, जो फ्रांस का भी दुश्मन था उस समय और अमेरिका का भी था, कौन था, ब्रिटेन, उसे आजाद कराने में सहायता दी थी। इसका मतलब क्या हुआ, लुई 16वें के शासनकाल में जो फ्रांस है उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को
अपने साझा शत्रु मतलब ब्रिटेन, जो दोनों का शत्रु था अमेरिका और फ्रांस, उसको अमेरिका की मदद की थी आज़ादी में। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। इससे क्या हुआ, इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, जो फ्रांस था उस पे 10 अरब लिब्रे का कर्ज और हो गया। उससे पहले उस पे 2 अरब लिब्रे का बोझ था, तो 10 और 2 टोटल हुआ हमारा 12। इसके बाद क्या हुआ, फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब सोचने वाली बात क्या है, कर्जा तो हो गया फ्रांसीसी सरकार पर, अब उस वो कर्जे को उतारेगी कैसे, आम जनता से कैसे, टैक्स लगा के, कर लगाकर। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, अब सेना जो देश रखता है उसको रखरखाव के लिए भी तो खर्चा करना पड़ता है ना, उनको सैलरी देनी पड़ती है, उनको हथियार देने होते हैं। राज दरबार, सरकारी कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य होगी, मैंने भी बताया। अब सरकार क्या करेगी, सरकार अपने कर्जे को उतारने के लिए लोगों पे कर लगाएगी। अब ये देखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा था। फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी में 3 भागों में बटा हुआ था, जिसको नाम दिया गया था 3 एस्टेट्स, और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से 3 एस्टेट थे। प्रथम एस्टेट में पादरी कौन होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, इनको बिल्कुल टैक्स नहीं देना होता था। द्वितीय स्टेट में थे कुलीन वर्ग का मतलब होता है जो राजा के रिश्तेदार होते थे, ठीक है, वो बिल्कुल कर से मुक्त थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना था। तृतीय स्टेट में कौन थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील मतलब पढ़े लिखे लोग। उसके अलावा किसान और कारीगर, गरीब लोग जो खेती बाड़ी करते, किसान और मजदूर। छोटे किसान, जो वो छोटे किसान है तो जिनके पास जमीन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। भूमिहीन, जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, ऐसे मजदूर और नौकर। अब ये देखिए, पादरी वर्ग कोई कर नहीं देना, कुलीन वर्ग कोई कर नहीं देना। जो तृतीय स्टेट था, सारा का सारा जो कर था, टैक्स सरकार ने इन लोगों से लिया। ये देखिए, अभी मैंने अभी बताया आपको, ये देखिए जो अंडरलाइन कर रखा है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था, ये बता दिया अभी मैंने। प्रथम एस्टेट में पादरी लोग थे जो चर्च में रहते हैं, दूसरे में कुलीन वर्ग के लोग थे जो राजा के परिवार से संबंधित होते थे, और तीसरे में थे आम जनता। तो जो कर लिया जाता था वो जन साधारण से ही लिया जाता था, तृतीय स्टेट है उनसे ही लिया जाता था। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रांसीसी समाज है, 18वीं शताब्दी का जो फ्रांसीसी समाज था, कितने स्टेट्स में बटा था और किस स्टेट्स में कौन कौन लोग शामिल थे। कई बार ये भी आ जाता है कि किस स्टेट्स के लोगों से टैक्स लिया गया। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किनको टैक्स से फ्री रखा गया, जो टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। फिर आता है वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था, क्योंकि क्रांति के बाद स्थिति में सुधार आया था। क्रांति से पहले हालात बहुत बुरे थे, इसीलिए क्रांति की जरूरत पड़ी थी, और इसीलिए इससे जो पहले का टाइम है 1789 से, उसको बोलते हैं हम प्राचीन राजतंत्र। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, अब ये देखिए, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। किसान तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन जिनके पास जमीन थी वो लोग बहुत कम थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, बस रीडिंग के लिए है कि हमें समझ में आ जाए। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। देखिए, प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग जो राजा के से संबंधित थे, पादरी वर्ग जो चर्च में रहते थे, इनको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये क्या थे कि इनको जो राज्य को दिया जाने वाला टैक्स है वो नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो पादरी जो है वो पादरी वर्ग से संबंधित थे, और जो कुलीन वर्ग थे क्योंकि वो राजा से संबंधित थे, तो इनको बिल्कुल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी।
कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। जो कुलीन वर्ग थे वो क्या करते थे, वो किसानों से कुछ टैक्स भी लेते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। किसान क्योंकि वो तीसरे स्टेट में शामिल थे, उनको कई बार ऐसे काम करने पड़ते थे जिनको वो करने के लिए बाध्य थे, मतलब अपनी इच्छा से नहीं करते थे लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ता था। चर्च भी किसानों से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन मैंने कर रखा है। टाइड क्या होता है, टाइड मतलब होता है वो कर जो चर्च ने लगाया है किसानों पर, ये एक धार्मिक कर होता है। दोबारा बता देती हूँ, दो तरीके के कर है, टाइड और टाइल। जो टाइड होता है वो एक धार्मिक कर होता है और ये वो होता है जो चर्च लगाती है, किसके ऊपर लगाते हैं, किसानों के ऊपर। उसके बाद आता है टाइल, ये क्या होता है, तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को जिनको टैक्स देना पड़ता था उनको कर तो चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। चर्च को जो दिया किसानों ने वो टाइड हो गया। ये देखिए एक मिनट, ये बता देती हूँ। टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर टाइड हो गया, और जो कर सीधा राज्य को दिया जाता था वो होता है टाइल। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट राज्य को जो दिया जाएगा वो टाइल हो गया, और जो चर्च को दिया जाएगा वो हो गया टाइड। ये भी देखिए एक बार। लिव्रे क्या था, ये फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ रुपये चलता है तो वहां लिव्रे चलती थी, लेकिन 1794 में इसको खत्म कर दिया था। ये फ्रांस की एक मुद्रा थी जिसको 1794 में समाप्त कर दिया था। फिर आता है एस्टेट। इसमें आपने देखा भी 3 एस्टेट थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम एस्टेट में पादरी थे, दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे और तीसरे एस्टेट में आम जनता थी। टाइड जो चर्च कर लगाती है, धार्मिक कर होता है, और चर्च किस पे लगाती है, किसानों पर। और कैसे लगता था कि जो किसान उपज उगाते हैं पूरा साल उसका 10वां हिस्सा देना होता, 10वें हिस्से के बराबर होता था। ये जो कर लगाया जाता था टाइड, जो चर्च किसानों पे लगाती थी, ये कृषि उपज का जितनी उसकी उपज हुई है उसका 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता था। जो टाइल होता था वो क्या होता था, वो सीधा राज्य को दिया जाने वाला कर था। इसके बाद देखिए जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में, ये देखिए फिर से वही डेट आ रही है बार बार, 1789 मतलब जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय हो गई थी 2.8 करोड़। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस की जनसंख्या 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय कितनी थी, तो 2.8, और 1715 में 2.3। अब ये देखिए जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की मांग बढ़ेगी क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा होंगे। फिर से वही पाव रोटी जो लोगों का मुख्य वहां का भोजन था, खाना था, उसकी कीमत फिर से बढ़ गई। फिर से लोगों में गुस्सा आया क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही थी, अमीर और गरीब के बीच खाई या जो भेदभाव होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। स्थिति पहले से भी और बुरी हो गई। और जब ओले या सूखा, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी उस समय तो क्या होता था, जो पैदावार होती है वो उससे भी कम हो जाती थी, बिल्कुल ही नहीं होती थी। पूरे साल जो बेचारे किसान मेहनत करते थे, मान लो किसी ने गेहूं बोया, सूखा पड़ गया या ओले आ गए तो उसका तो गेहूं खराब हो गया। अब ऐसी स्थिति में और ज्यादा समस्या पैदा हुई, किसकी, खाने के लोगों के लिए। इसको बोलते हैं जीविका संकट। ये मैं रीडिंग कर देती हूँ। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी, मतलब अनाज जितना उत्पादन हो रहा था उससे ज्यादा उसकी डिमांड हो रही थी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो ज्यादातर लोग खाते थे, पाव रोटी जो ब्रेड की तरह होता है, उसकी कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। बहुत सारे काम करने वाले लोग क्या करते थे, छोटी छोटी फैक्ट्री में काम करते थे और उनको कितनी मजदूरी मिलेगी ये उनके मालिक तय करते थे।
लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अब ये देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही है, लेकिन मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। तो इससे क्या हुआ, अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां और भी बुरी कब हुई, जब सूखा हो जाता था या ओला सूखा, मतलब जैसे बारिश नहीं आई, सूखा पड़ गया, जब बहुत ज्यादा बारिश आ गई, ओले पड़ गए, तो इससे पैदावार और ज्यादा नष्ट हो जाती थी और इससे ज्यादा संकट रोजी रोटी का पैदा हो गया था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। इसके बाद देखते हैं, उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकार मतलब क्या हुआ, जो पादरियों को और जो कुलीनों को जो कुछ खास अधिकार मिले हुए थे, वो उसके अंत की कल्पना, उसको समाप्त करने की कल्पना की। ये देखिए, पहले भी कर बढ़ने व अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। जब भी कर बढ़ाया सरकार ने, उसी समय किसानों ने और जो कामगार, काम करने वाले लोग थे, उन्होंने विद्रोह किया। परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। वो विरोध तो करते थे, लेकिन ना तो प्लानिंग से करते थे, ना उनके पास कोई साधन होते थे। ये जिम्मेदारी किसने की, तीसरे एस्टेट के जो लोग, देखिए जो हमने 3 एस्टेट पढ़े हैं, उसमें प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग था, दूसरे में कुलीन वर्ग था, जो तीसरा एस्टेट था उसमें सबसे ऊपर जब हमने देखा था तो उसमें पढ़े लिखे लोग थे, वकील हो गया जैसे, और बुद्धिजीवी वर्ग हो गए। ये देखिए, अभी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ना जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, तीसरे स्टेट के ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिम्मेदारी ली। किस चीज की जिम्मेदारी ली, अपने, ये क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, ये जागरूक थे, इन्होंने बाकी लोगों को भी जागृत किया। जैसे हमारे देश में क्या था, भारत में सब लोग तो आगे नहीं आए ना, महात्मा गांधी जी हो गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे नेता थे जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया था। नेतृत्व किया था मतलब सामने वो आए थे, सरकार का विरोध उन्होंने किया था, ब्रिटिश सरकार का। बाद में जनता जो थी उनका साथ दिया था उन्होंने, लोगों ने। तो ऐसे ही हर देश में होता है, कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है। अगर कुछ समाज में बदलाव करना है, कुछ अच्छा करना है, या जो उनके साथ गलत हो रहा है उसका विरोध करना है, तो कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है। बाकी जो जनता होती है वो बाद में उनका फिर अपने आप ही साथ देने लगती है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ये जो पढ़े लिखे लोग थे, इनके बारे में बताया गया है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। इनके पास बाकी वर्गों के अलावा के मुकाबले संपत्ति, मतलब ये थोड़े धनी वर्ग में आते हैं, जैसे किसान हो गए, कामगार हो गए, मजदूर हो गए, नौकर हो गए, ये गरीब लोग थे। ये जो लोग थे तीसरे स्तर के, थोड़े पढ़े लिखे भी और थोड़े संपत्ति वाले वर्ग में शामिल थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों व निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील, जैसे प्रशासनिक सेवा जो IAS ऑफिसर वगैरह होते हैं, और पेशेवर लोग जैसे वकील वगैरह हो गए, ये भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं है। इनका क्या मानना था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के पास कुछ विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, कि ये तो टैक्स नहीं देंगे लेकिन हमें देना है तो गलत ना। किसी के साथ पक्षपात क्यों होता है, क्या जन्म से उनको अधिकार मिला है? जन्म से हर व्यक्ति बराबर होता है, लेकिन ये भेदभाव कब होता है, जब हम दुनिया में आते हैं, समाज में रहते हैं। तो ये कोई जन्म से अधिकार थोड़ी मिले है कि भाई वो टैक्स देंगे या वो नहीं देंगे। इन्होंने विरोध किया था कि सबको समान लेके चलना चाहिए। जब वो टैक्स नहीं देंगे तो हमसे टैक्स क्यों लिया जाए। किसी भी व्यक्ति की, इन्होंने क्या बताया फिर आगे, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, कि आदमी की योग्यता देखनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी का कोई रिश्तेदार राजा है या कोई सम्राट है, उसका उससे कोई लिंक है तो इस आधार पर वो टैक्स नहीं देगा। ऐसा आधार नहीं होना चाहिए, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई मान लो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसको उसी लेवल की जॉब मिलेगी। जो कम पढ़ा लिखा है बिल्कुल, या जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, उसको हम अच्छे लेवल की जॉब थोड़ी दे देंगे, छोटे मोटे काम करेगा। तो योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम व समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की है परिकल्पना। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो,
जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। ये जो लोक और रूसो नाम आया है, ये एक दार्शनिक थे, थिंकर्स थे। थिंकर्स मतलब इन्होंने, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी थे, अब हम सत्याग्रह का जब नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? महात्मा गांधी जी, क्योंकि सत्याग्रह का विचार उनका था, अहिंसा का विचार उनका था। अहिंसा शब्द का नाम जब सुनते हैं तो हमें क्या लगता है? महात्मा गांधी जी का दिमाग में नाम आता है, क्योंकि ये विचार उनकी देन है। तो ऐसे ही उस समय जो जॉन लोक और रूसो थे, उन्होंने भी कुछ विचार दिए थे। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि जॉन लोक की पुस्तक का नाम बताइए। टू ट्रीटाइसाइज, ये देखिए, ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। लोग ने क्या किया था कि जो राजा है उनके दैवी और निरंकुश, मतलब उसको भगवान, जो लोग मानते हैं कि राजा भगवान के समान है और वो निरंकुश किसी भी तरह के अत्याचार कर सकता है, या निरंकुश शक्ति है, जो निरंकुश शक्ति का मतलब है या निरंकुश अधिकारों का मतलब है कि उसका जो अधिकार है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता। और देवी का मतलब क्या है कि राजा को भगवान मानना। तो इन्होंने अपनी पुस्तक, दोबारा बता देती हूँ, जॉन लोक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या कहा कि जो राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत है, जो भगवान माना जाता है राजा को, ये गलत है, खंडन किया उसका। रूसो जो थे उन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि कई बार ऐसे आता है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के रचयिता कौन है, या मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसमें आएगा मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भी थिंकर्स थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें उन्होंने क्या किया था? सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की थी। इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया था कि जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसी एक के पास न होकर शक्ति बटी हुई होगी, और वो किसके बीच बटी हुई होगी? सरकार के जो अंग है, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बीच। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। अमेरिका ने जब अपने आप को ब्रिटेन से आजाद कर लिया था, उसके जो 13 उपनिवेश, ये देखिए, आपको याद आया कुछ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये 13 उपनिवेश जो थे, इनको ब्रिटेन से आजाद कराने में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो उस समय दोनों का साझा शत्रु था, अमेरिका और फ्रांस का। इसके बाद आता है हमारा, दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउस ऑफ एसेलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती। दार्शनिकों के जो विचार थे, इनके विषय में गोष्ठियां होती है, जैसे ग्रुप में लोग बैठ गए, बहस होती थी, और इसका क्या हुआ, पुस्तकों और अखबारों में इनके बारे में छपता था, लोगों को पता चलता था पढ़ने के बाद। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता, ताकि अनपढ़ भी इनके जो विचार थे, जो ये कहते थे कि राजा को भगवान मत समझो, उनको जो निरंकुश शक्ति मिली है वो गलत है, तो ये जो बात थी, अब ये लोगों तक कैसे पहुंची? अखबारों में छपी, पुस्तकों में छपी, और जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने क्या किया, जोर जोर से, जैसे ग्रुप में बैठ गए और जोर जोर से पढ़ के सुनाने लगे, जिससे कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते, जो अनपढ़ है, वो भी उस बात को समझ सके, उनके अंदर भी ये भावना आए कि जो राजा है उसकी हर बात मानना सही नहीं है, समाज में जो भेदभाव होता है, जो पक्षपात किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए, इस टाइम पे क्या हुआ, जो लुई सोल्वे था, उन्होंने फिर से क्या किया, राज्य के खर्चों को, क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्ज हो गया था, उस कर्जे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में फिर से ये खबर आई कि वो फिर से टैक्स लगाएंगे, और इसके लिए लोग फिर से क्या हुआ, भड़क गए। ये हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमने देखा कि उसका क्या प्रभाव पड़ा समाज में, लोगों ने किस प्रकार उसका विरोध किया, कौन कौन से दार्शनिक आए जिन्होंने लोगों में जागृति उत्पन्न की। ठीक है, तो ये लेसन हमारा, इसका जो फ्रांसीसी क्रांति वाला लेसन है, इसका सिर्फ एक पार्ट हमारा खत्म होता है, सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।
इस वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।